बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इससे पहले के सेशंस में MCH के हवाले से बात करते रहे हैं और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, और हमने सेफ मदरहुड के बारे में पढ़ा था। फिर हमने इन्फेंट केयर और इन्फेंट मोर्टेलिटी के बारे में पढ़ा था। तो इन दोनों हवालों से जिक्र आया था ब्रेस्ट फीडिंग का, ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस का और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग किस तरह से एडवांटेजियस है फॉर बोथ द बेबी एंड द मदर। आज हम ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से कुछ बात करेंगे। तो ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से जो बातें, जो पॉइंट्स हमें जहन में रखने हैं और याद रखने हैं, वो कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहले तो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो एक आइडियल फूड है फॉर द इन्फेंट। इससे बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं है फॉर इन्फेंट। Baby requires no other food until 6 months after birth other than breast milk. तो 6 महीने तक पैदाइश के बाद किसी भी और ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं होती बच्चे को, सिवाय के ब्रेस्ट मिल्क के, और पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। You only have to feed him or her the breast milk. वो उसके लिए काफ़ी होता है पहले 6 महीने में। Daily secretion of breast milk is 450 to 600 milliliters per day. Energy value is 70 kilocalories per 100 ml. A child who is breastfed has greater chances of survival than a child artificially fed. तो याद रखिएगा, स्टडीज़ हैव प्रूवन दैट कि जिस बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क दिया जाता है उसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं दूसरे बच्चों से। फिर एक चीज़ होती है क्लोस्ट्रम। क्लोस्ट्रम जो है वो थिक येलोइश सिक्रीशन है ब्रेस्ट की ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 to 3 days आफ्टर बर्थ। तो बच्चे की पैदाइश के बाद पहले 2 से 3 दिन तक जो ब्रेस्ट से सिक्रीशन आती है और जो येलो कलर की होती है और थिक होती है उसको क्लोस्ट्रम बोलते हैं। ये मोस्ट सूटेबल फूड है फॉर द बेबी ड्यूरिंग अर्ली पीरियड। Colostrum is the most suitable food for the baby during early period. It is rich in proteins and other nutrients. It is rich in anti-infective factors, antibodies, that protect against respiratory infections and diarrheal diseases. तो हमने जब हम इन्फेंट केयर के बारे में बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि जो टॉप की रीजंस हैं फॉर इन्फेंट मॉर्टेलिटी उनमें डायरिया और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो टॉप थ्री में आती हैं। तो इन दोनों बीमारियों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ क्लोस्ट्रम के अंदर मौजूद होती हैं जो कि प्रोटेक्शन देती हैं अगेंस्ट दीज डिजीजेज। अच्छा जी, क्लोस्ट्रम इज़ रिच इन ग्रोथ फैक्टर्स दैट हेल्प इन्फेंट्स इंटेस्टाइन्स टू डेवलप। तो जो इन्फेंट होता है उसकी इंटेस्टाइन्स को डेवलप होने के लिए जिन फैक्टर्स की ज़रूरत होती है वो मौजूद होते हैं क्लोस्ट्रम के अंदर। There are some WHO recommendations regarding breastfeeding and breast milk, and these recommendations state that the infant should be exclusively breastfed for the first 6 months of life. Exclusive का मतलब है कि उसको ब्रेस्ट मिल्क के सिवा आपने कुछ और नहीं देना है, पानी भी नहीं देना है। हाँ, अगर कभी दवा कोई देने की ज़रूरत पड़ जाए वो तो देनी होती है, लेकिन आपने उसको न्यूट्रिएंट के तौर पे या न्यूट्रिशन के लिए ब्रेस्ट मिल्क के सिवा कुछ और नहीं देना है फॉर द फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ। ये WHO रिकमेंड करती है। एट 6 months सॉलिड फूड शुड बी इंट्रोड्यूस टू कम्प्लीमेंट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अप टू 2 years और मोर। इसको वीनिंग बोलते हैं। 6 महीने के बाद आप उसको वीन करते हैं ऑन टू सॉलिड फूड्स जो कि ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ चलते हैं। तो 6 महीने के बाद फिर ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव नहीं रहती, सॉलिड्स उसके साथ शामिल हो जाते हैं और तरह के। फिर ब्रेस्ट फीडिंग शुड बिगिन विद इन फर्स्ट आवर ऑफ बर्थ। ये भी WHO की रिकमेंडेशन है। याद रखिए, हमने जब सेफ मदरहुड की बात की थी तो उसमें पोस्टपार्टम पीरियड में और इंट्रापार्टम पीरियड में हमने बात की थी कि जो मदर और चाइल्ड की बॉन्डिंग है वो ज़रूरी होती है। हमने रूमिंग इन की बात की थी, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट की बात की थी। तो उसी हवाले से वो इसलिए भी ज़रूरी है कि आप चाहते हैं कि न्यू बॉर्न को उसकी पैदाइश के 1 घंटे के अंदर अंदर ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसको स्टार्ट कर दिया जाए, उसको इनिशिएट कर दिया जाए।
फिर जी एक अगली रिकमेंडेशन ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी ऑन डिमांड एज ऑफ्टन एज द इन्फेंट वॉन्ट्स, डे एंड नाइट। कोई इसके लिए कोई स्केड्यूल नहीं होता, कोई इसके लिए इस किस्म की बात नहीं है कि जी आपने सुबह को देना है, शाम को देना है, और फिर या फिर सुबह दोपहर शाम देना है, या हर 6 घंटे बाद देना है। कोई इस तरह की नहीं है। ना ही कोई ऐसी बात है कि जी ओवरफेड हो जाता है बच्चा, या इस तरह की कोई बात। ये ऑन डिमांड, जब बच्चा डिमांड करे, जब वो दूध पीना चाहे, आपने उसको फीड कराना है। तो दिस शुड बी ऑन डिमांड। फिर है बॉटल्स एंड पेसिफायर्स शुड नॉट बी यूज। तो द फीडिंग शुड बी directly from the mother to the infant, or bottles, whether they are for breast milk, unless ज़रूरी हो किसी वजह से, तो बॉटल्स तब भी यूज़ नहीं करते हैं, और आर्टिफिशियल फीडिंग के लिए भी बॉटल्स यूज़ नहीं करनी है ऑब्वियसली। और पेसिफायर्स जो होते हैं, डमीज़ जो हैं, वो भी चुसनी जिसको बोलते हैं, वो भी रिकमेंडेड नहीं है। अब हम देखते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पहले आ चुका है यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस में। तो एडवांटेजेस जो हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, तो इसमें सबसे पहले तो इट इज़ सेफ, क्लीन, हाइजीनिक, चीप एंड अवेलेबल टू इन्फेंट एट करेक्ट टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर पे इसको अवेलेबल है, ना ठंडा होता है ना गर्म होने का वो है मसाइल। फिर इसके साथ साथ ये चीप है, यू डू नॉट हैव टू स्पेंड मनी ऑन पाउडर्ड मिल्क या दूसरा कोई और लेने के लिए। हाइजीनिक होता है, नो नो बॉटल्स इन्वॉल्व, ठीक है, और इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। सेकंड है जी, फुली मीट्स द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इन्फेंट इन फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ। तो पहले चंद महीने जो हैं इन्फेंट की ज़िंदगी के, उसमें जो भी उसको न्यूट्रिशन चाहिए, जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसकी, जिस किस्म के भी न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी को चाहिए, वो सारे के सारे इसमें मौजूद होते हैं ब्रेस्ट मिल्क में। इट फुली मीट्स दी रिक्वायरमेंट। और थर्ड है, कंटेन्स एंटी माइक्रोबियल फैक्टर्स दैट प्रोवाइड कंसिडरेबल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डायरियल डिजीजेज, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ्स ऑफ लाइफ। तो इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल फैक्टर्स हैं जो कि प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेज, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और डायरियल इन्फेक्शन हैं, जो कि एक बड़ी कॉज है इन्फेंट मोर्टेलिटी की, उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है। फिर नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस जो है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि इसके अंदर ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इन्फेंट की इंटेस्टाइन को डेवलप होने में। तो इसके अंदर जो चंद फैक्टर्स इस किस्म के शामिल हैं, उनमें मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, सिक्रीटरी आईजीएज, एंटी स्ट्रेप्टोकोकल फैक्टर्स, लाइसोजाइम्स एंड लैक्टोफेरम शामिल हैं। फिर जी एडवांटेजेस में है कि इट इज़ इजीली डाइजेस्टेड एंड यूटिलाइज्ड बाय नॉर्मल एज वेल एज प्रीमेच्योर बेबीज। तो रिगार्डलेस कि बेबी नॉर्मल है, या बेबी जो है वो प्री टर्म था, या बेबी जो है वो प्री मेच्योर है, टर्म पे भी था और प्री मेच्योर है वगैरह वगैरह, कोई भी मसला हो, हर सूरत में ये ईजीली डाइजेस्ट कर लेता है बेबी ब्रेस्ट मिल्क में। इट प्रमोट्स बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड इन्फेंट, ये इसका एक और फ़ायदा है। Suckling helps in development of jaws and teeth of baby. फिर अगला है जी, प्रोटेक्ट्स बेबी अगेंस्ट टेंडेंसी टुवर्ड्स ओबिसिटी। तो इसके अंदर बैलेंस्ड होते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स, कोई कमी ज़्यादती नहीं होती, जितनी चाहिए होती है बेबी को फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उतने ही होते हैं। तो ओबिसिटी के अगेंस्ट भी इसकी प्रोटेक्शन है। इट प्रिवेंट्स मेल न्यूट्रिशन एंड रिड्यूसेस इन्फेंट मोर्टेलिटी। ये प्रूवन बात है। वेरियस स्टडीज ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव प्रूवन दैट ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग जो है, या ब्रेस्ट मिल्क जो है, इट प्रिवेंट्स मेल न्यूट्रिशन, और साथ के साथ ही इन्फेंट मोर्टेलिटी को भी कम करता है। इट प्रोवाइड्स बायोकेमिकल एडवांटेजेस सच एज प्रिवेंट्स न्यूनेटल हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपोमैग्नीसीमिया। तो ये किसका फ़ायदा है? हेल्प्स पेरेंट्स इन स्पेसिंग देयर चिल्ड्रन बाय प्रोलॉन्गिंग द पीरियड ऑफ इनफर्टिलिटी। तो एक नेचुरल वे ऑफ फर्टिलिटी रेगुलेशन है ब्रेस्ट फीडिंग। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग जो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वो कम होते हैं, इस वजह से स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन में भी हेल्प मिलती है। स्पेशल फैटी एसिड्स इन ब्रेस्ट मिल्क लीड टू इंक्रीज्ड आईक्यू।
ऑन एवरेज 8 पॉइंट्स हायर IQ देन नॉन ब्रेस्ट फेड बेबीज़, और साथ के साथ बेटर विजुअल एक्विटी भी। ये प्रूवन है अगेन, वेरियस स्टडीज़ ने ये शो किया है कि जो बच्चे ब्रेस्ट मिल्क लेते हैं उनका IQ ऑन एवरेज 8 पॉइंट कम से कम ज़्यादा होता है नॉन ब्रेस्ट फेड बेबीज़ से, और उनकी विजुअल एक्विटी भी बेहतर होती है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग के फ़वाइद सिर्फ बेबी के लिए या इन्फेंट के लिए ही नहीं है। द मदर हु इज़ ब्रेस्ट फीडिंग अ चाइल्ड also gets some benefits, some advantages which are attributed to her breastfeeding. तो ये क्या है? It lowers a mother's risk of postpartum hemorrhage and anemia. Again, research has shown, studies have shown that postpartum hemorrhage and anemia का incidence is less among mothers जो breastfeed करती हैं अपने बच्चों को. It boosts mother's immune system. ठीक है, इट डिलेज नेक्स्ट प्रेगनेंसी, ये भी बेनिफिट है फॉर द मदर। रिड्यूसेस इंसुलिन ऑफ डायबिटिक मदर्स, ठीक है, ये एक और बेनिफिट है। प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस, ओवेरियन एंड ब्रेस्ट कैंसर्स, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, टाइप 2 डायबिटीज़, इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देता है टू द मदर क्या? ब्रेस्ट फीडिंग। फिर आपने टर्म सुनी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की। आपने WHO की रिकमेंडेशंस में देखा कि रिकमेंडेशन है कि फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ अ बेबीज लाइफ, फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ एन इन्फेंट्स लाइफ, ही और शी शुड बी एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड। तो वो ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है क्या, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो यू विल डिफाइन इट एज कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मीन्स दैट द इन्फेंट रिसीव्स ओनली ब्रेस्ट मिल्क, no other liquids or solids are given, not even water, with the exception of oral rehydration solution या drops and syrups of vitamins या minerals या medicines। तो medicines, minerals, कोई drops vitamins के या ORS अगर कभी देना पड़ जाए उसको डायरिया की वजह से, उसके सिवा आप बेबी को फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स कुछ भी नहीं दे रहे हैं, या आप जब उसको कुछ भी नहीं दे रहे हैं सिवाय के ब्रेस्ट मिल्क के, तो ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहलाती है। और याद रखिए, आप पानी भी नहीं देते हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं होती है। देयर इज़ एनफ वाटर इन द ब्रेस्ट मिल्क फॉर द नीड्स ऑफ द बेबी ड्यूरिंग हिज और हर फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ, जो कि पूरी हो जाती है ब्रेस्ट मिल्क से ही। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग तो हमने जान लिया कि क्या होती है। तो फिर एक होती है मिक्स्ड फीडिंग। मिक्स्ड फीडिंग इज गिविंग अदर लिक्विड्स एंड और फूड्स टुगेदर विद ब्रेस्ट मिल्क टू इन्फेंट्स अंडर 6 मंथ्स ऑफ एज। तो आप ब्रेस्ट फीडिंग भी करा रहे हैं बच्चे को, 6 महीने से कम एज का जो है उस बच्चे को आप ब्रेस्ट फीड भी करवा रहे हैं, और साथ के साथ कोई और लिक्विड या फूड भी दे रहे हों, तो वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं रहती, फिर वो मिक्स्ड फीडिंग बन जाती है। तो मिक्स्ड फीडिंग की टर्म से ये मुराद है, ये उसकी डेफिनेशन है। इसका एक नुकसान है कि इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ डायरिया एंड अदर इन्फेक्शंस। इवन दो उसको कुछ ना कुछ ब्रेस्ट मिल्क मिल रहा है, लेकिन उसके चांसेस जो इन्फेक्शंस के हैं वो फिर भी बढ़ जाते हैं। कैन कॉज द ब्रेस्ट सिक्रीशंस टू डिक्रीज। मिल्क जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहता है, उसकी आउटपुट कम हो जाती है फ्रॉम द मदर अगर आप मिक्स्ड फीडिंग करवाते हैं। और दूसरी बात हम कर चुके हैं, क्योंकि मिक्स्ड फीडिंग में फिर ऑब्वियसली यूटेंसिल्स इन्वॉल्व होते हैं और बॉटल्स इन्वॉल्व होते हैं, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, वैसे तो हर हालत में ब्रेस्ट फीडिंग ही करवानी होती है बच्चे को। अगर जो माँ का दूध ही सबसे बेहतर उसके लिए वो न्यूट्रिशन है, लेकिन चंद एक कंट्राइंडिकेशंस हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। तो उनमें एक तो वो इन्फेंट जिनको ग्लैक्टोसीमिया, ये जो एक रेयर जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, अगर वो हो, या उनको मेपल सिरप यूरिन डिजीज़ हो, या फिनाइल कीटोन यूरिया हो, तो इन सूरतों में ब्रेस्ट फीडिंग कंट्राइंडिकेटेड है। या फिर मदर जो हो वो उसको HIV हो, फिर भी कंट्राइंडिकेटेड है। या उसको एक्टिव TB हो, तो तब भी कंट्रा इंडिकेटेड है, इसलिए कि वो चांसेस ऑफ एज सच ब्रेस्ट मिल्क में कोई मसला नहीं होता, बट चांसेस ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन फ्रॉम मदर टू इन्फेंट बढ़ जाते हैं। अच्छा, अगर ब्रेस्ट के ऊपर कोई हर्पीज सिम्प्लेक्स की लीजन हो तब है। अगर ह्यूमन T सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस टाइप 1 और 2 हो,
मदर को फिर कंट्राइंडिकेटेड है। या को मदर को इलिसिट ड्रग्स ले रही है, ठीक है, वो हेरोइन ले रही है या मैथ, वो क्या जो दूसरी ड्रग्स अब्यूज़ होती हैं वो ले रही है तब, या उसको कीमोथेरेपी मिल रही है या उसको रेडियोथेरेपी मिल रही है। तो इन सूरतों में माओ को के लिए एडवाइजेबल नहीं है कि वो अपने जो न्यू बॉर्न है उनको ब्रेस्ट फीड करवाएं। और याद रखिए सिर्फ इन ही सूरतों में, बाकी और किसी सूरत में कंट्राइंडिकेटेड नहीं है। अच्छा जी, आर्टिफिशियल फीडिंग जो है वो अल्टरनेटिव है ब्रेस्ट फीडिंग का। इंडिकेशंस ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्या हो सकती हैं? एक तो ये कि अगर ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट हो ड्यू टू रिट्रैक्टेड निपल, जो मदर इज़ नॉट एबल टू फीड हर बेबी, तो उस सूरत में है ब्रेस्ट की इन्फेक्शन हो, कोई सीवियरली इल मदर हो, तो तब वो अगर नहीं करवा सकती है फीड, तो फिर आर्टिफिशियल फीडिंग इज़ दी ऑल्टरनेटिव। सर्टन ड्रग्स हैं जो मदर ले रही है किसी बीमारी के लिए, तो उन ड्रग्स लेने की सूरत में फिर ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसकी बजाय आर्टिफिशियल फीडिंग इज़ प्रेफरेबल। डेथ ऑफ मदर ऑब्वियसली, अगर माँ है ही नहीं तो फिर आर्टिफिशियल फीडिंग चाहिए होगी। न्यूरोसिस है, वो डिसेबिलिटी है, HIV पॉजिटिव मदर है, या उसको एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस चल रही है, तो इस सूरत में आर्टिफिशियल फीडिंग जो है वो इंडिकेटेड है। आर्टिफिशियल फीडिंग के लिए ड्राइड होल मिल्क पाउडर, जो पाउडर्ड मिल्क होता है, ये हो सकता है। गाय या भैंस का फ्रेश मिल्क हो सकता है, और या कमर्शियल फॉर्म जो फार्मूला मिल्क मिलते हैं डब्बे शब्बे, जो सबको मालूम होंगे, वो अल्टरनेटिव है फॉर आर्टिफिशियल फीडिंग। फिर है जी, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग, किन उसूलों पे उसको आर्टिफिशियल फीडिंग जो है उसकी बेस्ड होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले है कि इन्फेंट्स रिक्वायर ऑन एन एवरेज 100 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे। दैट विल बी 100 ml ऑफ मिल्क पर केजी बॉडी वेट ईच डे। तो इस मिकदार में होना चाहिए, पहला प्रिंसिपल ये है। तो एस्टिमेटेड प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज अबाउट 2 grams per kg of body weight during the first 6 months, and then declines to about 1.5 grams per kg by the end of 1 year। तो इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। और कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट जो है वो 10 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट डेली है। इस पर पूरा उतरना चाहिए। जो भी आर्टिफिशियल फीड आप उसको दे रहे हैं उसमें इतनी मिकदार होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स की। अनडाइल्यूटेड बॉइल्ड एंड कूल्ड मिल्क शुड बी गिवन आफ्टर 4 months ऑफ एज। 4 महीने के बाद जो है वो अनडाइल्यूटेड बॉइल्ड एंड कूल्ड मिल्क उसको देना चाहिए। इन्फेंट्स नीड फ्रीक्वेंट 6 to 8 times फीडिंग, ये फ्रीक्वेंट होना चाहिए ताकि उसको मिलता रहे। और कैलोरी रिक्वायरमेंट इज इंक्रीज ड्यूरिंग इलनेस, जब कभी भी उसको कोई बीमारी होगी, फीवर वगैरह होगा, उसकी कैलोरी इनटेक जो है वो बढ़ जाएगा, तब आपको उसको मकदार भी आर्टिफिशियल फीडिंग से बढ़ानी पड़ेगी टू मेक अप फॉर दी एक्स्ट्रा नीडेड कैलोरीज। फिर हमने जिक्र किया कि आर्टिफिशियल फीडिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी जो ऑप्शंस हैं आपके पास अवेलेबल। तो उसमें हमने ड्राइड मिल्क का जिक्र किया, जो पाउडर्ड मिल्क होता है, ये सेफेस्ट है अमंग अदर्स, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया नहीं होते हैं, और वाइटामिन भी, अगर फार्मूला मिल्क आप लेते हैं तो उसमें फोर्टिफिकेशन होती है, फूड फोर्टिफिकेशन, वाइटामिन शामिल किए होते हैं, कुछ और एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स शामिल किए होते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये महंगा होता है, इट इज़ एक्सपेंसिव। और इन अ कंट्री लाइक आवर्स, जहाँ पे पावर्टी जो है वो ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, तो ये ऑप्शन तो अच्छी है बट इट इज़ नॉट अफोर्डेबल। फिर दूसरी ऑप्शन है गाय का दूध। इट इज़ अ चीपर ऑल्टरनेटिव, और WHO कहती है कि पहले 2 महीने में जब आप गाय का दूध दें, याद रखिए गाय की बात कर रहे हैं, काओ, तो नॉट बफलो, भैंस के दूध की बात नहीं कर रहे हैं। तो WHO कहती है कि पहले 2 महीने में आप उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करें, ताकि जो सॉल्यूट लोड है वो कम हो जाए और बेबी की किडनीज सेफ रहें। You can see in this recommendation inherent है कि there is some risk to the neonatal kidneys during the first 2 months if you are feeding him or her cow's milk and not breast milk। आप इसे अंदाज़ा कर सकते हैं कि there is nothing safer than breast milk। अच्छा जी, ये हम देख रहे हैं कंपैरिजन है न्यूट्रिएंट्स का बिटवीन ब्रेस्ट मिल्क एंड काउ मिल्क।
इसमें आप देख सकते हैं कि प्रोटीन्स जो हैं काउ मिल्क में पर लीटर जो है वो ज़्यादा है, 33 ग्राम्स पर लीटर है। जो ब्रेस्ट मिल्क में है वो 11 ग्राम्स पर लीटर है। एंड दोज आर एडिकेट, वो काफ़ी हैं बच्चे के लिए, ठीक है। और फिर आप देख सकते हैं कैसीन ज़्यादा होती है काउ मिल्क में। कुछ सॉल्युबल प्रोटीन्स का कंपैरिजन है, यू कैन सी दैट। नॉन प्रोटीन्स आप देख सकते हैं इसमें नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस जो है नॉन प्रोटीन वाले। तो इसमें लिपिड्स देख लें आप एक सी हैं, और मिनरल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं इन काउ मिल्क। बट जो आयरन है उसकी मकदार काउ मिल्क में कम है कंपेयर टू ब्रेस्ट मिल्क। देन देर आर वाइटामिन, आप देख सकते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन सी इज़ मच मोर दैन काउ मिल्क, एंड सेम इज़ द केस फॉर विटामिन डी जो कि ज़्यादा है काउ मिल्क से। फिर एनर्जी जो है पर लीटर एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। अब हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल फीडिंग या आर्टिफिशियल मिल्क देने के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे बड़ा तो इसमें है कंटेमिनेशन। आप जो है इन्फेक्शंस जो है उसकी ट्रांसफ़र हो सकती है थ्रू आर्टिफिशियल फीडिंग। कंटेमिनेट हो सकता है जब आप बॉटल में डालते हैं और बॉटल को रख देते हैं, अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं अगर एनवायरमेंटल, तो कंटेमिनेशन हो सकती है और ओवर डाइल्यूशन हो सकती है। हमने देखा कि रिकमेंडेशन ये थी कि पहले 2 महीने में काउ मिल्क को आप डाइल्यूट कर लें, बट अगर ओवर डाइल्यूट कर लेंगे तो न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं मिलेंगे बेबी को। फिर जो कैसीन होती है इन द काउज मिल्क वो बेबी के किडनीज़ के लिए सूटेबल नहीं है, तो इसीलिए उसको डाइल्यूट करते हैं, ये मेन वजह है। हमने इससे पहले वाली स्लाइड में देखा था कि कैसीन इज़ मच मोर इन काउज मिल्क दैन इट इज़ इन ब्रेस्ट मिल्क। फिर काउ मिल्क में सिस्टीन नहीं होती जो कि प्रीमेच्योर बेबीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इन्फेंट जो है वो काउ मिल्क की प्रोटीन्स को इतनी आसानी से या डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से स्टूल्स जो हैं वो कर्डी होते हैं। कर्डी कर्ड से निकला, यू नो व्हाट कर्ड इज। लैक्स एंटी इन्फेक्टिव प्रोटीन्स, जो हमने इससे पहले बात की थी कि कुछ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स या फैक्टर्स होते हैं इन ब्रेस्ट मिल्क, जिसमें बहुत से थे, हमने देखा था मैक्रोफेजेस थे और आईजीएस थी वगैरह वगैरह, वो इसमें नहीं है काउ मिल्क में। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। फिर कुछ अनसूटेबल फैट्स भी होती हैं इसमें। इसमें सैचुरेटेड फैट्स जो फैटी एसिड्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू ब्रेस्ट मिल्क। अच्छा, इसके अंदर एसेंशियल फैटी एसिड्स जिनमें लिनोलेइक एसिड और अल्फा लिनोलेनिक एसिड हैं, ये 2 शामिल हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स, ये नहीं होते हैं इन काउज में। तो वो रिक्वायरमेंट जो बेबी की है फॉर दीज फैटी एसिड्स वो पूरी नहीं हो पाती है काउ मिल्क से। अच्छा जी, कैरी करते हुए डिसएडवांटेजेस को आगे हम देखते हैं कि इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। परसिस्टेंट डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बच्चों को बार बार दस्त या सहाल की शिकायत डायरिया जो है वो रहती है। लैक ऑफ आयरन इन बायो अवेलेबल फॉर्म, हम देख चुके हैं कि इन काउज मिल्क दी आयरन इज़ मच लेस इन कंपेयर टू ब्रेस्ट मिल्क। लैक ऑफ विटामिन ए एंड सी, लैक ऑफ मिनरल्स फॉर एग्जांपल कॉपर, सेलेनियम एंड कोबाल्ट। Excessive sodium puts a strain on baby's kidneys, और along with casein जो ज़्यादा सोडियम है in cow milk, that is also not good for the baby's kidneys। फिर एलर्जी के चांसेस होते हैं ऑब्वियसली, आप एक पोटेंशियल एलर्जन दे रहे हैं काउ मिल्क की सूरत में, तो वो हो सकता है। सकलिंग प्रॉब्लम्स बेबी में रहती हैं अगर आप उसको आर्टिफिशियल मिल्क देंगे। कॉस्टली है ऑब्वियसली कंपेयर टू ब्रेस्ट मिल्क। अच्छा, हम जान चुके हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग या ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है फॉर द बेबीज़ कंपेयर टू आर्टिफिशियल फीडिंग। तो इस हवाले से डब्ल्यू एच ओ ने रिकमेंडेशन फॉर कंट्रीज़ कुछ बनाई हैं कि आप इस तरह की पॉलिसी लाइए जिससे ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया जाए और आर्टिफिशियल फीडिंग को जो डिस्करेज किया जाए। तो इस हवाले से जो अहम बातें हैं जो तमाम ममालिक के लिए उन्होंने कहा है कि आप अपने यहाँ करें, उसमें ये है कि आपके यहाँ जो भी वो कहते हैं कि जो भी फार्मूला मिल्क बिकते हैं उनके लेबल्स के ऊपर क्लियर कट ये लिखा होना चाहिए कि ये सब्सटीट्यूट नहीं है ब्रेस्ट मिल्क का और ना ही ये बेहतर है ब्रेस्ट मिल्क से।
तमाम जो फार्मूला मिल्क मिलें या उनके ऊपर ये क्लियरली लिखा होना चाहिए। और साथ में वो कहते हैं, रिकमेंड करते हैं टू द कंट्री कि आप अपने यहाँ ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे ब्रेस्ट मिल्क सब्सिट्यूट्स जो हैं, जैसे कि फार्मूला मिल्क या फिर बाकी कोई और सब्सिट्यूट है, हम देख चुके हैं गाय वगैरह का दूध, उनकी प्रमोशन ना हो। कोई भी ये ना कहे कि जो फलां फार्मूला मिल्क है ये बेहतरीन सब्सिट्यूट है फॉर ब्रेस्ट मिल्क या उससे बेहतर है, इस तरह की कोई प्रमोशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कोई भी फ्री सैंपल्स जो हैं वो किसी प्रेग्नेंट खातून या वो माँ जो दूध पिला रही है अपने बच्चे को या फिर उनकी फैमिलीज़ को कोई भी फ्री सैंपल्स देने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ताकि वो प्रमोट ना कर सके अपने प्रोडक्ट को। और ना ही कोई भी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल्स टू हेल्थ वर्कर्स या हेल्थ फैसिलिटीज़ ऐसा हो। किसी भी क्लिनिक पे कोई भी आके फार्मास्यूटिकल या कोई भी जो कंपनी है जो बनाती है फार्मूला मिल्क, वो आके फ्री में सैंपल्स ना दे सकेंगे। आप अपने जो है आपके पास जो मरीज़ आते हैं, जो आपके पास ख़वातीन आती हैं, उनको ये प्रोवाइड करें। तो ये चंद रिकमेंडेशन WHO ने की हैं टू द कंट्रीज़ कि आप अपने यहाँ इस तरह की पॉलिसीज़ बनाएं, इस तरह के लॉज बनाएं, इस तरह की लेजिस्लेशन बनाएं कि इस तरह कोई भी प्रमोट ना कर सके आर्टिफिशियल फीडिंग को ओवर ब्रेस्ट फीडिंग। फिर हम आगे देखते हैं कि जी ये वीनिंग क्या होती है। तो वीनिंग इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस स्टार्टिंग एट 6 months of age, during which child gets accustomed या familiar to supplementary food other than breast milk। तो 6 माह की उम्र से शुरू करते हैं वीनिंग, जिसमें आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कोई और जो खाने या पीने की चीज़ें हैं उसकी तरफ राग़िब करते हैं, वो दैट इज़ कॉल्ड वीनिंग। तो ब्रेस्ट मिल्क जो इनिशियल 6 मंथ्स हैं और तब तक सफिशेंट होता है, लेकिन उसके बाद फिर सप्लीमेंट्री फूड्स की ज़रूरत लाजमी होती है। दे मस्ट बी एडेड टू मीट दी कैलोरिक रिक्वायरमेंट, क्योंकि 6 माह की उम्र के बाद बच्चे की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती हैं और बदल जाती हैं। अच्छा, फ्रॉम 6 months to 2 years incidence of malnutrition is highest, so that by proper weaning malnutrition can be prevented। आप जानते हैं मेल न्यूट्रिशन की हम बात कर चुके हैं इन्फेंट केयर में, और आगे चाइल्ड केयर में भी देखेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के दौरान हम इसकी बात कर चुके हैं मेल न्यूट्रिशन की। तो इसके जो चांसेस हैं वो 6 माह की उम्र से लेकर 2 साल की उम्र तक सबसे ज़्यादा होते हैं। इसलिए प्रॉपर वीनिंग बहुत ज़रूरी है ताकि आप मेल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट कर सकें। So during weaning process, children are exposed to synergistic infection of malnutrition and infection। जब आप वीनिंग कराते हैं तो इसी दौरान में बच्चों का एक्सपोजर टू दी मेल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, और इन दोनों का आपस में सिनर्जिस्टिक ताल्लुक है। सिनर्जिस्टिक का मीन है कि जब मेल न्यूट्रिशन होती है तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जब इन्फेक्शन होती है तो मेल न्यूट्रिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर एक चीज़ हो गई है तो दूसरे का होना ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस वजह से एक के बाद दूसरी और उसके बाद फिर इन्फेक्शन, फिर मेल न्यूट्रिशन, फिर इन्फेक्शन, एक साइकिल चल पड़ता है। तो improper weaning इसलिए इज़ ऑफ्टन फॉलोड बाई डायरिया या रिकरेंट इन्फेक्शंस एंड malnutrition। अगर आपने वीनिंग ठीक से नहीं कराई है तो डायरिया और इन्फेक्शंस, साथ के साथ मेल न्यूट्रिशन जो है, ये जो है इसके इम्कान बढ़ जाएंगे। तो वीनिंग के हवाले से भी कुछ रिकमेंडेशंस हैं विच आर बाय यूनिसेफ एंड WHO। तो इनमें जो अहम है या जो मैक्रो लेवल की हैं, उनमें सबसे पहले तो ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग शुड नॉट बी डिक्रीज्ड व्हेन स्टार्टिंग ऑन सॉलिड्स। जब आपने वीनिंग शुरू कराई है 6 महीने की उम्र से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ब्रेस्ट फीडिंग को बंद कर देना है या उसको कम करने की कोशिश करनी है। दैट शुड बी ऑन डिमांड तब भी, ठीक है, जब आप वीनिंग स्टार्ट करा रहे हैं। साथ के साथ सॉलिड शुरू कराते हैं वो एडिशनल होंगे। द फूड शुड बी गिवन विद अ स्पून और कप एंड नॉट इन अ बॉटल। जो किसी बॉटल के अंदर डाल के उसको फीड करवाने की कोशिश ना करें, उसको कप और स्पून के साथ या स्पून के साथ फ्रॉम अ प्लेट, ठीक है, उसको आप फीड कराएंगे और वीनिंग स्टार्ट कराएंगे। फूड शुड बी क्लीन एंड सेफ। जो आप खाना दे रहे हैं बच्चे को वो साफ़ सुथरा होना चाहिए और फ्रेशली मेड होना चाहिए। एम्पल टाइम इज़ नीडेड फॉर यंग चिल्ड्रन टू लर्न टू ईट सॉलिड फूड्स। तो बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता आता है सॉलिड फूड्स खाना। तो द एफर्ट शुड बी परसिस्टेंट
एंड मस्ट नॉट बी डिस्करेज। अगर शुरू में बच्चा नहीं खा पा रहा है सॉलिड्स को, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको यू कीप हिम और हर ऑन लिक्विड्स ओनली। जस्ट लेट हिम और हर learn and be persistent with your efforts. ये स्लाइड आपको बता रही है अबाउट द पॉलिसी डेवलपमेंट इन पाकिस्तान रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग। एज सच इतनी इम्पॉर्टेंट या रेलेवेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के हवाले से, बट यू मस्ट नो दी, अगर आप जानना चाहें तो आप देख सकते हैं कि कब कब क्या क्या लेजिस्लेट किया गया या पॉलिसी नहीं बनाई गई। अच्छा जी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये है 10 स्टेप्स टू सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग। ये यूनिसेफ और WHO ने फॉर प्रमोशन एंड सपोर्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग ये 10 स्टेप्स बनाए हैं टू सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग। और ये कुछ इस तरह से हैं कि एवरी फैसिलिटी प्रोवाइडिंग मैटरनिटी सर्विसेज एंड केयर फॉर न्यू बॉर्न इन्फेंट्स शुड नंबर 1 हैव अ रिटन ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी दैट इज रूटीनली कम्युनिकेटेड टू ऑल हेल्थ केयर स्टाफ। Secondly, train all healthcare staff in skills necessary to implement this policy. तीसरा, inform all pregnant women about the benefits and management of breastfeeding. चौथा है help mothers initiate breastfeeding within half an hour of birth. पांचवा है show mothers how to breastfeed and how to maintain lactation even if they should be separated from their infants. Sixth है जी, give newborn infants no food or drink other than breast milk unless medically indicated. Seventh, practice rooming in, that is, allow mothers and infants to remain together 24 hours a day. Eighth, encourage breastfeeding on demand. Ninth, give no artificial teats or pacifiers, जिनको dummies या sugars भी बोलते हैं। और 10th है जी, foster the establishment of breastfeeding support groups and refer mothers to them on discharge from the hospital or clinic। तो ये 10 चीज़ें या 10 स्टेप्स हैं जिनको आप बरूए कार ला के इम्प्लीमेंट करके यू कैन इंश्योर दी सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग। ये याद रखना है आपने। सो दैट concludes our session on breastfeeding. Thank you very much.